आज की ये कहानी है पानीपत की पहली लड़ाई की, जिसने रखी भारत में मुगल शासन की नींव। इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और देखिए, हमारा प्यारा भारत है। तो भारत पर तैमूर के हमले के करीब 125 साल बाद उसकी छठी पीढ़ी के वंशज सहीरुद्दीन बाबर ने भी भारत पर हमले का अभियान शुरू किया था। 12 साल की उम्र से ही बाबर का जीवन लड़ाइयों से भरा रहा और कई बार उसने हार का स्वाद भी चखा। और लेकिन अपनी हार पराजय के अनुभव से सीखने के जज्बे को उसने नहीं छोड़ा। आज के दौर के उज्बेकिस्तान में स्थित फरगना का अपना राज्य खो देने के बाद उसने काबुल में अपने आप को स्थापित किया। वहां से उसने पंजाब पर कई हमले किए थे और उन दिनों पंजाब पर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के प्रतिनिधि के तौर पर दौलत खां शासन कर रहा था। और दौलत खां इब्राहिम लोदी के प्रति वफादार नहीं था। अंदर ही अंदर वह इस उम्मीद में बाबर का साथ दे रहा था कि एक दिन वो इब्राहिम लोदी के शासन से आजाद हो जाएगा। मगर सन 1525 में बाबर ने उसे हराकर पंजाब पर खुद कब्जा कर लिया था। जाने माने इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, सन 1517 में दिल्ली का सुल्तान बना इब्राहिम लोदी एक बहादुर व्यक्ति था, लेकिन उसके रिश्तेदारों के विद्रोह के कारण उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो लोग उसे सत्ता से हटाकर अपने अपने स्वतंत्र राज्य बना लेने की फिराक में थे। और उसकी परेशानी का एक और कारण बाबर के शब्दों में उसकी देहाती ना समझी थी, और जिसकी वजह से उसने बाबर के अनुभवी सैनिकों के खिलाफ किसी ठोस योजना के तहत काम नहीं किया। बाबर के सैनिक कड़े अनुशासन के आदी थे और उनका नेतृत्व बहुत काबिल जनरल कर रहे थे। बाबर की छोटी सेना। बाबर ने अपने अभियान की शुरुआत 17 नवंबर 1525 को सिंध के शहर हैदराबाद से की थी, जो अब पाकिस्तान में है। और जब बाबर ने सिंधु नदी पार की तो उसने बाकायदा अपने सैनिकों की गिनती की थी। गिनती करने पर पता चला कि उसके सैनिकों की संख्या उसकी उम्मीद से कम निकली। उसके पास उस समय कुल 12,000 सैनिक थे। बाद में उसने पहले के भारत अभियान में पीछे छोड़े गए सैनिक और असंतुष्ट अफगान सैनिक भी आ मिले थे। और इस सब की वजह से जब बाबर पानीपत पहुंचा तो उसने सैनिकों की संख्या बढ़कर 20,000 हो चुकी थी। तब भी लोदी की तुलना में उसके सैनिकों की संख्या काफी कम थी। बाबर ने अनुमान लगाया था कि उसके सैनिकों की संख्या कम से कम 1 लाख रही होगी। साथ ही उसकी सेना में 1,000 हाथी भी थे। लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना की बड़ी संख्या का बाबर के पास जवाब था, बेहतर हथियार। इसके बावजूद लोदी की सेना को बेहतर युद्ध कौशल के जरिए ही हराया जा सकता था। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि जहां बाबर की आगे बढ़ने की तेजी देखते ही बनती थी, इब्राहिम लोदी दिन में 2 या 3 मील का सफर तय करके बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। बीच बीच में वो 2 दिन के लिए रुक भी जाता था। उसकी सेना बेतरतीब ढंग से बढ़ते हुए शहर की तरह थी। तोपखाना और बेहतर युद्ध कौशल। और इससे पहले बाबर ने अधिकतर लड़ाइयां पहाड़ी इलाकों में जीती थी, जहां बड़ी सेना को नहीं भेजा जा सकता था। इन लड़ाइयों का फैसला सेना के आकार से नहीं बल्कि बुद्धिमानी, इलाके के सामरिक इस्तेमाल और दुश्मन को चकमा देने से होता था। पानीपत में बाबर पहली बार मैदानी इलाके में लड़ाई लड़ रहा था और जहां सैनिकों की संख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब्राहम इराली अपनी किताब एम्पायर्स ऑफ द पीकॉक थ्रोन में लिखते हैं कि बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इब्राहिम लोदी के सैनिकों की बड़ी संख्या को अपने बेहतर तोपखाने और युद्ध कौशल से बेअसर करना। बाबर की रणनीति थी लड़ाई का मैदान जितना सकरा हो उतना ही बेहतर है, ताकि लोदी के सैनिकों को उसकी छोटी सेना को घेरने का मौका ना मिल सके। इसके बावजूद युद्ध मैदान के सिर्फ सक्रिय होने से ही काम नहीं चलता, क्योंकि बाबर की सेना में इतनी गहराई नहीं थी कि वो लोदी के सीधे हमलों को झेल पाते। रणनीति बनाने के लिए उसने अपने चोटी के जनरलों की एक बैठक बुलाई और जिसमें परंपरागत मुगल युद्ध योजना में परिवर्तन किए गए। इसके बाद उसने पानीपत के मैदान का जायजा लेने के लिए अपने जासूस भेजे। बैलगाड़ियों को आपस में बांधा गया। जासूसों ने रिपोर्ट दी कि पानीपत का मैदान बाबर की बजाय इब्राहिम लोदी के अधिक माफिक है। मैदान में ऐसा कुछ नहीं था जिसका फायदा बाबर को मिल पाता। वो पूरा इलाका एक
चटियल मैदान था जिसमें गिने चुने पेड़ और कुछ झाड़ियां थीं। बाबर ने पानीपत पहुंचकर अपनी सेना को शहर के पूर्व में नगर और यमुना नदी के बीच तैनात किया। उस जमाने में यमुना नदी नगर के पास ही बहा करती थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा, मैंने उस्ताद अली कुली को आदेश दिया कि 700 बैलगाड़ियों को जंजीरों से नहीं बल्कि चमड़े की रस्सियों से आपस में बांध दिया जाए। हर 2 बैलगाड़ियों के बीच 5 या 6 लकड़ी के फट्टे लगाए जाएं और उसके पीछे बारूद को जलाने वाले सैनिक कहर बरपाने के लिए तैयार खड़े हों। बाबर ने 5 या 6 दिन तक लड़ाई की पूरी तैयारी की और जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, पानीपत के घर और बस्तियां एक तरह से हमारे कवच का काम करेंगी, दूसरी तरफ चमड़े के रस्सों से बंधी बैलगाड़ियां हमारी रक्षा करेंगी, उनके पीछे हमारे पैदल सैनिक हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। 12 अप्रैल तक बाबर की तैयारी पूरी हो चुकी थी। लोदी के हमले का इंतजार। बाबर की पूरी रणनीति इस बात पर निर्भर करती थी कि इब्राहिम लोदी उस पर हमला करने की पहल करे। बाबर ये मानकर चल रहा था कि लोदी ही पहले हमला करेगा क्योंकि मुगल लोदी के इलाके में घुसे थे और ये उनका फर्ज बनता था कि वे उन्हें वहां से निकालने की कोशिश करें। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी इस पूरे प्रकरण को दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा था। अब्राहम इराली लिखते हैं कि लोदी ने बाबर पर हमला ही नहीं किया, उसका इरादा था कि बाबर को दिल्ली की तरफ बढ़ने का रास्ता ही ना मिले। उसका मानना था कि रक्षण आक्रमण का सबसे बेहतर तरीका है, वो इंतजार करने का जोखिम उठा सकता था। उधर बाबर तुरंत परिणाम चाहता था ताकि उसके सैनिकों का मनोबल कम ना हो। पूरे 7 दिनों तक उसने बहुत बेचैनी से लोदी के हमले का इंतजार किया। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने लोदी के युद्ध कौशल का मजाक उड़ाया। उसने लोदी के सैनिकों पर दूर से तीर चलाकर उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन लोदी की सेना ने उसे अनदेखा कर दिया। लोदी के सैनिक बाबर के बिछाए जाल में फंसे। आखिरकार बाबर को ही अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ा। उसने 19 अप्रैल की रात लोदी की सेना पर अचानक हमला बोल दिया। बाबर की सेना के बाएं हिस्से के करीब 4000 सैनिकों ने पहले हमला बोला। बाबर अपनी बाकी सैनिकों के साथ बीच में इस उम्मीद के साथ खड़ा रहा कि अगर उसके हमलावर सैनिक सफल होते हैं तो वो उनको मिलने वाली बढ़त का फायदा उठाते हुए अपने बाकी के सैनिक भी उस लड़ाई में झोंक देगा और अगर उन्हें सफलता नहीं मिलती तो उसके सैनिक पीछे हटते हुए सैनिकों को मदद पहुंचाएंगे। बाबर का ये हमला नाकाम रहा। लोदी के सेना को अचंभे में डालने के बजाय उसने पाया कि वे इस हमले के लिए तैयार थे, लेकिन बाबर का यह सौभाग्य था कि इस नाकाम हमले से ने उसे वो दिया जो वो पहले ही से ही चाहता था, यानी लोधी के सैनिकों का उसके ठिकानों पर हमला। 20 अप्रैल का दिन अपेक्षाकृत शांत दिन था, लेकिन 21 अप्रैल की सुबह आगे तैनात मुगल सैनिकों ने पीछे सूचना भेजी कि लोदी के सैनिकों ने बढ़ना शुरू कर दिया। संभवतः एक रात पहले हुए बाबर के नाकाम हमले से उन्हें ये उम्मीद जग गई कि मुगलों को आसानी से बस में किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। लोदी के सैनिक बाबर के बिछाए जाल में फंसते चले गए। लोदी के हाथी पीछे की तरफ भागे। आभास मलदाहियार अपनी किताब बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान में लिखते हैं, बाबर अपने तोपखाने और बैलगाड़ियों के जत्थे के साथ उसका इंतजार कर रहा था। सबसे पीछे उसने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने रिजर्व सैनिक रखे थे। जब लोदी के सैनिक बढ़े तो उन्होंने अपने आप को बाईं तरफ पानीपत की दीवार और दाहिनी तरफ गड्ढों और बाधाओं के बीच पाया जिसे मुगलों ने खोदा था। जैसे ही लोदी के सैनिक मुगल संरक्षण के पास आए, मुगलों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सक्रिय क्षेत्र से गुजर रहे अफगान सैनिक बुरी तरह से तितर बितर हो गए। थोड़ी देर में लोदी की सेना ना रहकर लोगों का झुंड रह गई। वो ना तो ढंग से लड़ पाई और ना ही पीछे भाग पाई। बाबर के आदेश साफ थे। उसने बाबरनामा में लिखा, मैंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो दुश्मन पर तीरों की बारिश कर दे। मेरे सिपह सलाह महदी ख्वाजा ने तीरों की लगातार बारिश कर लोदी के हाथियों को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर में दुश्मनों को उनके ही घेरे में धकेल दिया गया और उनकी हालत वैसी हो गई जैसी मकड़ी के जाल में उसके शिकार की होती है। बाबर ने मौके का फायदा उठाते हुए लोदी की सेना पर पीछे से भी हमला बोल दिया। बाबर ने लिखा कि अफगान लोदी के सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं था। ये लड़ाई सूर्योदय समय शुरू हुई थी और दोपहर होने तक लोदी की सेना पूरी तरह से
परास्त हो चुकी थी, हार चुकी थी। मेरे अनुमान के अनुसार अफगान सेना के 15,000 से 16,000 सैनिक मारे गए थे। पूरा मैदान दुश्मन के शवों से पटा हुआ था। मरने वालों में इब्राहिम लोदी भी थे। वो दिल्ली के अकेले शासक थे जो लड़ाई के मैदान में मारे गए थे। अब्राहम इराली लिखते हैं कि जब मुगलों को मिर्ट सुल्तान का शव मिला तो उन्होंने उस समय की परंपरा के अनुसार उसका सिर काटकर स्मृति चिन्ह के तौर पर बाबर के सामने पेश किया। बाबर ने सबके प्रति आदर दिखाते हुए कहा, मैं आपकी बहादुरी का सम्मान करता हूं। लड़ाई से पहले इब्राहिम लोदी के बारे में अपशब्द बोलने वाले बाबर ने उसके मृत शरीर को सैल्यूट किया और उसने आदेश दिया कि सबको जरी के कपड़े से ढका जाए। और उसने अपने सलारों दिलावर खां और अमीर खलीफा को आदेश दिया कि इब्राहिम लोदी के शव को नहलाने के बाद उस स्थान पर पूरे सम्मान के साथ दफना दिया जाए जहां उसकी मौत हुई थी। बाबर के नाम पर खुतबा पढ़ा गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि भारत का साम्राज्य सिर्फ 5 घंटे की लड़ाई में जीता गया। मैंने हुमायूं को निर्देश दिए कि वो बिना समय गवाए जितनी जल्दी हो सके लोदी की राजधानी आगरा पर कब्जा करने के लिए बढ़े, वहां के खजाने को अपने नियंत्रण में ले ले। अगले दिन बाबर ने भी आगरा की राह पकड़ी। बीच में वो दिल्ली में कुछ दिनों के लिए रुका और यहाँ पर उसने खजाने को अपने नियंत्रण में लिया और शहर के महलों, बागों और पवित्र स्थानों का दौरा किया। वो अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन बलबन की मजारों पर गया। इसके अलावा वो कुतुब मीनार, हौज खास और सिकंदर लोदी के बाग भी गया। बाबर ने लिखा कि शक्ति के इन सब प्रतीकों का जायजा लेने के बाद मैं एक नाव पर चढ़ा और अपनी विजय की खुशी में अरक पी। जैसे ही रात हुई मैंने जमुना के किनारे खड़े होकर तुगलकाबाद के किले को निहारा। हर बीतने वाले दिन के साथ हिंदुस्तान पर मेरी पकड़ मजबूत होती चली गई। बाबर ने यह भी सुनिश्चित किया कि शुक्रवार की नमाज में शहर की मुख्य मस्जिद में उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाए ताकि उसके शासन को वैधता मिल जाए। एक काम मौलाना महमूद और शेख जैन ने पूरा किया और उसने पानीपत से 2 हफ्ते में 280 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए 4 मई को आगरा में प्रवेश किया और 1 हफ्ते तक उसने शहर के बाहरी इलाके में एक खुले मैदान में अपना शिविर लगाया। 10 मई को बाबर एक शानदार जुलूस के साथ आगरा में प्रवेश कर इब्राहिम लोदी के महल के सामने अपने घोड़े से नीचे उतरा और हिंदुस्तान के सम्राट के रूप में गद्दी संभाली। और उस समय बाबर की उम्र 43 साल थी, 43। उसने हमेशा के लिए भारत में ही बसने का फैसला किया और इस तरह से आप देखते हैं कि क्या मुगल शासन की नींव रखती है, कहाँ? भारत में। धन्यवाद।